बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। बहुत खुशी का लम्हा है और बड़ा मज़ा आ रहा है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के जो सिक्योरिटी के मसाइल थे वो हल कर दिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब वो अपने आप को खासा महसूस कर रहे हैं कि वो महफूज हैं। और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास कैसा होता है ये आपको ग्राउंड में पता चलता है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट किए हैं। न्यूजीलैंड की अपनी टीम ने पाकिस्तान से मैच हारने के बाद, यानी जब पाकिस्तान ने उनकी सिक्योरिटी अच्छी तरह टाइट कर दी, तो उसके बाद उन्होंने अपनी हार को जब अनाउंस किया ट्विटर अकाउंट के ऊपर, तो उनको चंद मिनटों में 1 लाख के करीब नीचे कमेंट्स मिले। 1 लाख के करीब जो है वो कमेंट्स, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा तो किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं होता। इतनी जल्दी कमेंट्स तो डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिलते थे, मोदी को नहीं मिलते, जितनी बड़ी आबादी है उनकी। लेकिन उनको 1 लाख के करीब कमेंट्स मिले फौरी तौर पे। न्यूजीलैंड की तो इतनी आबादी भी नहीं है, तो कमेंट्स कहाँ से आने थे? वो पाकिस्तान से ही जा रहे थे और इंडिया से और जो दूसरी क्रिकेटिंग नेशंस हैं वहाँ से। उन सब ने न्यूजीलैंड को उनकी सिक्योरिटी टाइट होने पर मुबारकबाद पेश की। न्यूजीलैंड की जो है वो जितने तहफ़्फ़ुज़ात थे वो सारे के सारे आज दूर कर दिए गए। स्टेडियम में जब न्यूजीलैंड की टीम दाखिल हुई तो उनका सिक्योरिटी के नारों के साथ इस्तकबाल किया तमाशाइयों ने। जितनी देर वो मैच खेलते रहे उनको बकअप करते रहे सिक्योरिटी के नारे लगाकर, और जब उन्होंने अपनी सिक्योरिटी टाइट करवा ली तो उसके बाद फिर उनका जो वापसी थी या अलविदाई जो नारे थे वो भी सिक्योरिटी के नारे थे न्यूजीलैंड के। तो ये नारे जब तक न्यूजीलैंड पाकिस्तान के साथ खेलता रहेगा ये उसका पीछा करेंगे जब तक कि वो पाकिस्तान वापस नहीं आएगा, वापस आकर यहाँ पे खेलेगा नहीं। तो पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को सुरखरू किया है। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छा खेला है, बहुत सारे मौकों पर उन्होंने पाकिस्तान की टीम को दबोच लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। अल्लाह ताला की मदद शामिल रही। बल्कि कुछ लोग कमेंट कर रहे थे बार बार के दुआओं का वक्त हो गया, मुसल्ले पे बैठ जाएं पाकिस्तानी। और दुआ तो हम वैसे भी मांग के बैठते हैं जब मैच देखने के लिए बैठते हैं। हमारी टीम जब ग्राउंड में जाती है हमारी दुआएं उनके साथ होती हैं। अच्छी बात यह है कि ये टीम बड़ा अच्छा मोमेंटम पकड़ चुकी है। देखिए, हमें यह मानना पड़ेगा, जब ये टीम ग्राउंड में गई थी या वर्ल्ड कप के लिए अनाउंस हुई थी, सब इसमें कीड़े निकाल रहे थे। फिर इसमें से खिलाड़ी निकाले गए, पहले कीड़े निकाले गए फिर खिलाड़ी निकाले गए। आज़म को निकाला इसमें से, उनका वज़न बहुत ज़्यादा है और वो परफॉर्म भी नहीं कर पा रहे थे, उनको इसमें से निकाला। 1-2 प्लेयर्स को रिज़र्व में लेकर गए। फिर यहाँ पे फ़खर ज़मान की एंट्री होती है, शुएब मलिक की एंट्री होती है, और फिर ये टीम ज़्यादा बेहतर और बैलेंस नज़र आना शुरू हो जाती है। तो अब काफ़ी एक बेहतर टीम है, एक बैलेंस टीम है, और इंडिया को और न्यूजीलैंड को हराने के बाद ये इस ग्रुप की सबसे तगड़ी टीम बन गई है। सेमीफाइनल तो पाकिस्तान अब खेलेगा, डेफिनेटली खेलेगा, ज़्यादा उम्मीद है। और अब कुछ लोग कमेंट कैसे कर रहे हैं, मैं क्रिकेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूँ। ये माइकल वॉन जो हैं ये कमेंट्रेटर हैं जी, इंग्लैंड के साबिक क्रिकेटर भी हैं और क्रिकेट खेलते भी रहे इंग्लैंड के लिए कई साल तक, और आजकल बड़े मकबूल कमेंट्रेटर हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानीज आर लुकिंग एक्सेप्शनल। पाकिस्तानी बहुत एक्सेप्शनल नज़र आ रहे हैं इस वक्त। दे विल रीच द सेमीज, वो सेमीफाइनल तक ज़रूर पहुंचेंगे। फिर वो ये कहते हैं कि टीम्स को चाहिए कि किसी तरह भी उनसे बचें, उनका सामना करने से गुरेज करें, और दुआ इस बात की करें कि कोई भी टीम उनको सेमीफाइनल में आगे कहीं से नॉकआउट करके जान छुड़ा ले, वरना ये वर्ल्ड कप जीत कर जाएंगे। लव वॉचिंग देम प्ले क्रिकेट, और उनको क्रिकेट खेलते हुए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बड़ी मोहब्बत कर रहा हूँ मैं इससे। उसके बाद डैनियल अलेक्जेंडर हैं जी, इनका ताल्लुक श्रीलंका से है, क्रिकेट एक्सपर्ट है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान इज सेफ फॉर क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए महफूज मुल्क है, बट न्यूजीलैंड टोटल वाज नॉट सेफ अगेंस्ट पाकिस्तान क्रिकेटर्स। ये कह रहे हैं कि लेकिन न्यूजीलैंड का जो टोटल स्कोर था वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के सामने महफूज नहीं था। हाँ, पाकिस्तान जो है वो क्रिकेट के लिए महफूज है। और फिर इस तरह दुनिया भर से कमेंट्स आ रहे हैं और ट्रोलिंग हो रही है न्यूजीलैंड की। हमारा मकसद उनकी दिलादारी नहीं है, उनको सिर्फ रियलाइज़ करवाना है कि आप बैनुल-अक़वामी साजिशों का हिस्सा बनकर एक बेहतरीन दोस्त को दीवार के साथ लगाकर इस तरह के हालात कभी पैदा ना करें कि फिर आपको ग्राउंड के अंदर शर्मिंदगी जो है वो बर्दाश्त करनी पड़े। तो अल्लाह ताला की मदद शामिल रही तो इंशाल्लाह पाकिस्तान अगले चंद दिनों में रिजल्ट आएंगे, पाकिस्तान ये वर्ल्ड कप भी जीत जाएगा। पाकिस्तान में जश्न का समा है। वज़ीर इत्तलात ने बड़ी प्यारी बात की, उन्होंने कहा जी ये तो गुस्सा तो हमें न्यूजीलैंड पे था, इंडिया तो बीच में आ गया। तो अब सब अपने अपने तरीके से इसको एंजॉय कर रहे हैं और सब अपने अपने तरीके से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। सिक्योरिटी के नारे जो हैं वो स्टेडियम में गूंजते रहे, बार बार गूंजते रहे। बाबर आजम का फोकस है वर्ल्ड कप जीतने पे। हालांकि उसको पिछले मैच में जब शादाब खान ने मेरे ख्याल में उसको कहा कि स्कीपर हमें ग्राउंड का एक चक्कर लगाना चाहिए, हमने इंडिया को हराया है,
तो उस पर उन्होंने कहा नहीं, हमें अभी हम्बल रहना है, फोकस करना है और वर्ल्ड कप जीतना है। लिहाजा उन्होंने बना किया और मैं उम्मीद करता हूँ ये टीम वर्ल्ड कप जीतने के बाद ग्राउंड का चक्कर लगाएगी, उम्मीद करता हूँ। अब कुछ और खबरें हैं और ये खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो वो जो लोग कह रहे थे कि सिविल मिलिट्री रिलेशंस पाकिस्तान में बर्बाद हो गए, कुछ पल्ले नहीं रहा, सब खत्म हो गया। और ये हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट कहें तो बहुत बड़ा हो जाता है। हुकूमत और फौज आपस में लड़ पड़े हैं, फौजी क़यादत और हुकूमत के दरमियान बड़े सख्त इख्तलाफात हैं। इस किस्म की बातें जो हैं वो की जा रही थी और ये अब किसी नतीजे पर पहुंचेंगे और ये जो दरार है ये कभी फुल नहीं होगी या कभी कवर नहीं होगी। इस किस्म की चीज़ें लोग कर रहे थे, कुछ ख्वाहिशात भी थी, कुछ खबरें भी थी। इख्तलाफात रहते हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इख्तलाफात हैं जो एस्टेब्लिशमेंट में और इस हुकूमत में रहे। मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिकली कुछ फ़ौज और हुकूमत के बीच में भी मामलात हुए और वहाँ पे भी उनके दरमियान इख्तलाफात थे, लेकिन इसके बावजूद वो लोग मिलकर काम कर रहे थे और आइंदा भी करते रहेंगे। वो जिस सेम पेज की बात कर रहे थे कि सेम पेज नहीं, वो कौन सा पेज है जो सेम पेज है? तो मैं उनको बताता हूँ कि ये समरी आप देखें, ये वो पेज है, सेम पेज, जिस पे समरी आई और दस्तखत करके इमरान खान साहब ने भेज दिया। अब ये हुआ किस तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर ज़रा गौर फरमाइए। ये खबर मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी हो गया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से ये खबर आई है कि ISI के डायरेक्टर जनरल के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद की जगह लेंगे, जिसका इतलाक 20 नवंबर 2021 से होगा। यानी तकरीबन अभी भी उनको 25 दिन पड़े हैं, 25 दिन के बाद वो डायरेक्टर जनरल ISI बन जाएंगे। तब तक फैज़ हमीद साहब ये काम करेंगे और इतनी देर में वो ब्रीफिंग्स लेके बहुत सारी चीज़ें उससे वो समझ भी लेंगे और वो जब इस जॉब पे आएंगे तो सारी कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़, वो पहले ही बहुत काबिल ऑफिसर होता है जो इस रैंक तक या इस जगह तक पहुंचता है और फौज में से बेहतर आदमी को चुन के यहाँ पे लगाया जाता है। तो उम्मीद है कि वो मोमेंटम वैसे ही बना रहेगा जैसे बना हुआ है इस खित्ते में ISI का। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि वज़ीर-ए-आज़म ने समरी देखी और लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की बतौर डायरेक्टर जनरल ISI तैनाती की मंजूरी दी है। वज़ीर-ए-आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान ने दस्तखत किए, जिससे ये जारी हुआ नोटिफिकेशन। और ये भी कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने जो तीनों ऑफिसर्स थे उन तीनों से, यानी वज़ारत दिफा की समरी में कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम, चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ GHQ लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक और कमांडर सदरन लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली के नाम ISI के सरबराह की तैनाती के लिए तजवीज़ किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इन तीनों को मुलाकात की, इनको इंटरव्यू किया और उसके बाद क्योंकि ज़्यादा इम्कानात इन्हीं के थे, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यही DGISI होंगे। उसका रीज़न ये था कि जिनके साथ ज़्यादा आर्मी की क़यादत कंफर्टेबल होगी वही वज़ीर-ए-आज़म की चॉइस भी होंगे। और मैंने आपको कहा था कि इस पर कोई फड्डा नहीं है कि किसको लाया जाए। मामला सिर्फ इतना था कि वज़ीर-ए-आज़म चाहते थे कि फैज़ हमीद कुछ अरसा रुकें और जो कानूनी और आईनी तरीका है उसके मुताबिक DGISI की तैनाती हो। तो ये है जी नोटिफिकेशन, आईनी भी कानूनी भी। और बहुत सारे लोगों के दिल के अरमान जो हैं वो आंसुओं में बह गए। उनको ये लगता था कि जैसे माजी में फ़ौज और हुकूमत के दरमियान इस बिना पे लड़ाई हो जाती थी कि DGISI किसको तैनात किया जाए और किसको ना किया जाए, इस मरतबा भी ऐसा ही होगा। लेकिन इस मरतबा ऐसा हुआ क्यों नहीं, ये आपको पता है? देखिए मैं आपको बताता हूँ। माजी में जब भी कभी DGISI की तैनाती के ऊपर वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान ठनी है, माजी की बात कर रहा हूँ, तो वो इस वजह से ठनी है कि वज़ीर-ए-आज़म अपना DGISI लाना चाहते थे और आर्मी चीफ अपना DGISI लाना चाहते थे। ये वजह थी। आपको याद है नवाज शरीफ साहब ने भट्ट साहब को लगा दिया था DGISI, ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को, जबकि उस वक्त के आर्मी चीफ परवेज़ मुशर्रफ वो एक और जनरल साहब को चाहते थे, उनको लाके लगाएं। अब जब ये इख्तलाफ था तो इस इख्तलाफ के साथ उन्होंने थोड़ा सा गुजारा किया, लड़ाई हो गई। इन सारी जमातों को लगता है कि वैसी लड़ाई दोबारा होगी, लेकिन इस दफा फर्क था। इमरान खान कोई अपना बंदा नहीं लाना चाहते थे DGISI के तौर पे, वो ड्यू प्रोसेस को पूरा करना चाहते थे, जो कानूनी तरीकाकार है उसके मुताबिक तैनाती करना चाहते थे, नंबर 1। नंबर 2, वो चाहते थे कि फैज़ हमीद आइंदा चंद हफ्तों तक या चंद महीनों तक वो काम करें, और जब वो काम करें तो एक मोमेंटम जो है काम का वो टूटे ना, नया आदमी आए तो वो उसी तरह काम को आगे जारी रखे, कोई तातुल पैदा नहीं होना चाहिए। ये उनकी अपनी सोच थी। हो सकता है उनकी सोच फौज के बारे में उतनी एक्यूरेट ना हो, या फौज ज़्यादा बेहतर इसको जानती है कि उनके सारे बंदे ट्रेंड है, वो जब भी आएगा आगे काम पे लग जाएगा।
पूरा एक निज़ाम उनका काम कर रहा है। लेकिन उनको यह लगता था, उनको लगता था कि यह तैनाती सडन नहीं होनी चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, कुछ टाइम मिलना चाहिए पिछले डीजी को, नए डीजी आए, तैयारी करें और काम पे लग जाएं। और दूसरा वो ये चाहते थे कि आइन और कानून का जो तरीकाकार है उसके मुताबिक हो। यहां इमरान खान को कोई फेवरेट तो नहीं था, ऐसा तो नहीं था कि इमरान खान साहब अपने किसी बंदे को ला के डीजी ISI लगाना चाहते थे, ऐसा नहीं था। मियां नवाज शरीफ साहब के मामले में या माजी में जब भी कभी इस तरह का मामला हुआ कि फौज में और हुकूमत में ISI के डीजी की तैनाती पे कोई फटा हुआ, तो मामला सिर्फ ये था कि वो अपना अपना बंदा लाना चाह रहे थे, ज़्यादातर यही था। लेकिन यहां पे इमरान खान साहब अपना बंदा नहीं लाना चाह रहे थे, वो एक ड्यू प्रोसेस जो है कानून का, वो चाह रहे थे कि वो मुकम्मल हो जाए। और दूसरा वो ये चाह रहे थे कि डायरेक्टर जनरल फैज़ हमीद जो भी डीजी ISI हैं वो रहेंगे 20 नवंबर तक, तो जब तक वो कंटिन्यू करें थोड़ा सा, जब तक अफगानिस्तान के कुछ अहम मामलात और खित्ते की सूरत हाल जो है वो किसी एक रुख पे बैठ नहीं जाती। तो अब अगर नहीं भी बैठती, एक डिसीजन हो चुका है, एक इशू बन गया था, तो उसको प्राइम मिनिस्टर ने पॉलिटिकली हैंडल किया। बहुत सारे लोगों ने कहा 18 तारीख का कहा गया है कि जनाब 18 तारीख तक हर हाल में इमरान खान साहब ये नोटिफाई कर देंगे। पूछा क्यों? उन्होंने कहा जी कि कोई वो निकला है, कुर्रा निकला है और ये डेट दी गई है चांद की तारीख। फिर किसी ने कहा जी 22 तारीख को हो जाएगा, फिर किसी ने कहा जी 13 तारीख को। हर कोई अपनी अपनी तारीखें दे रहा था। हालांकि बहुत बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने 27 तारीख दे दी नोटिफिकेशन की। हर एक ने अपना अपना मंजन बेचा है, सब लगे हुए थे इसको जादूगरी में डालने के चक्कर में। 26 तारीख को हो गया, ये तारीख ही किसी ने नहीं दी, और 20 नवंबर तक के लिए हो गया, वो भी किसी ने नहीं बताया। तो बड़ा क्लियर है, नीट एंड क्लीन है कि ये सारा मामला। अब एक और चीज कर रहे हैं कि वो 19 तारीख को कोई चांद ग्रहण है गालिबन, उसको लेकर एक प्रोपेगेंडा। वैसे जो लोग फारिग बैठे होते हैं ना, उनका दिमाग बहुत काम करता है, मैंने देखा। जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता ना, तो उनका दिमाग ऐसी उल्टी चीज़ों में बहुत चलता है। वो ये कह रहे हैं जनाब कि कुछ चांद ग्रहण आ रहा है 19 तारीख को, तो उसके बाद 20 तारीख को ये क्या है भाई 19 को आ रहा है ना, 19 को तो नहीं तैनात हो रहे, 20 को हो रहे हैं। अब उसको उसके साथ कैसे जोड़ेंगे? यानी एक अजीब किस्म का चक्कर है, एक अजीब किस्म की सहाफत हो रही है पाकिस्तान में। और ये सहाफत नहीं, ये गंद है, और इसको अजीब तरीके से रिपोर्ट कर रहे हैं ये लोग। माजी में अच्छी खासी सहाफत करते रहे हैं, अच्छा खासा काम करते रहे हैं, बुखला गए हैं, लगता है भौंतर गए हैं। समझ ही नहीं आ रही कि उनको लिखना क्या है और बोलना क्या है। इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल है उन लोगों के लिए। कॉलम लिख रहे हैं तो अजीबोगरीब किस्म के, कि बकरे चढ़ गए, कबूतरों के खून आ गया, और पता नहीं कौन सा जादू हो गया, बगैर सबूत के बोल ही जा रहे हैं जो जिसके मुंह में आ रहा है। अब वो कोई चांद ग्रहण निकाल के लाएंगे, फलां तारीख को चांद ग्रहण मुतवक्के है, लिहाजा उसके बाद डीजी ऐसे ही तब्दील हो जाएगा। ऐसा होता है? ऐसे तो नहीं होता। अभी क्योंकि डीजी ऐसे ही की हमने बात की है, तो एक दो खबरें हैं अफगानिस्तान से, वो मैं आपके सामने रख देता हूं कि रूस ने एक बड़ा अहम स्टेटमेंट देते हुए ये करार दिया है कि जो फंड्स रोके गए हैं अफगान हुकूमत के या तालिबान के, मगरबी दुनिया तालिबान से रवाबित बहाल करे। फंड्स को रोकना इश्तियाल अंगेज़ी है, बड़ा अहम सवाल है। रूस ने मगरबी ममालिक पर जोर दिया कि वो तालिबान के साथ रब्ता करें और यूरोपीय यूनियन को अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना दोबारा खोलने के लिए भी कहा है। उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा ना किया गया तो अफगानिस्तान की मंशियात की स्मगलिंग और दहशतगर्दी की तरफ जाने का बहुत बड़ा खतरा रहेगा, और ये सारा कुछ जो लोग कर रहे हैं वो जिम्मेदार होंगे मुस्तकबिल की सूरत हाल के लिए। और ये इश्तियाल अंगेज़ी है जो अफगानिस्तान को दिलाई जा रही है दुनिया की जानिब से। रूस ने बहुत क्लियरली आकर कह दिया है। दूसरी जानिब तालिबान ने अफगानिस्तान में नई मुसल्लह फ़ौज बनाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि हम अब प्रॉपर तरीके से अपनी एक मुसल्लह फ़ौज बनाएंगे, और इसमें साबिक हुकूमत के दौर में काम करने वाले फ़ौजियों को भी शामिल किया जाएगा। मुल्ला उमर के बेटे और अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला मोहम्मद याकूब ने एतवार को एक ऑडियो पैगाम के ज़रिए से नई मुसल्लह फ़ौज बनाने का ऐलान किया, जिसमें वज़ारत दिफा ने यह कहा कि वज़ारत दिफा एक आज़ाद और कौमी सतह की फ़ौज बनाना चाहती है, जिसके पास ज़मीनी फ़िज़ाई सतह पर मुल्क का दिफा करने की सलाहियत हो। फ़ौज को जदीद हथियारों से लैस करने की कोशिश की जाएगी। ये स्टेटमेंट है जी तालिबान की जानिब से। और एक आखिरी खबर इसमें शामिल करते हैं, ये अमेरिका की तरफ से एतराफ़ जुर्म आया है। हाल ही में अफगानिस्तान के लिए अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने वाले ज़ुल्म खलीलज़ाद, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि अमरीका की जानिब से साबिक अफगान सदर अशरफ गनी पर तालिबान से इक़्तिदार की शराकत से मुताल्लिक ज़रूरी दबाव नहीं डाला गया। यानी अमेरिका ने अशरफ गनी पर यह दबाव ना डालकर गलती की कि वो तालिबान को इक़्तिदार में हिस्सा दें। जब वक्त था तालिबान अशरफ गनी के साथ इक़्तिदार में आकर बैठ सकते थे, और उस वक्त एक मुश्तरका हुकूमत बन जाती और मामलात किसी और तरफ जाते, दुनिया वहाँ पर रेलिवेंट रहती, अमेरिका वहाँ पर रेलिवेंट रहता, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें रिजॉल्व हो जाती। लेकिन अमेरिका को ऐसा लगा कि तालिबान कमज़ोर हैं, वो नहीं कर पाएंगे।
अशरफ गनी के अंदर बहुत बड़ा तकब्बुर था, वो भी यही समझता रहा और फिर अशरफ गनी ने धोखा दिया और भाग गया। जबकि अशरफ गनी को दबाव में लेना, उसको मनाना, ये अमेरिका का काम था, जिसके अंदर अमेरिका बुरी तरह नाकाम रहा। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की, आने वाली वीलॉग्स में आपको बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।